इससे पहले कि हम गॉस लॉ के डिटेल्ड मैथमेटिकल डेरिवेशन पे जाएं, हम गॉस लॉ के बहुत सारे पॉइंट्स को लॉजिकली ही प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि लेट अस से कि एक क्लोज्ड सरफेस एस है, लेट अस से, ठीक है, और एक कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, जो बाहर है। लेट अस से एक केस मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होगा वो कैसा होगा? इस तरह से होगा, चारों तरफ होगा इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन मेरे काम का क्या है, ये है, ये है, ये है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करता था? इनडायरेक्टली कि कितना टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस को एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, नेट समेशन। तो यहां ध्यान दीजिए, तो कितना फील्ड लाइंस यहां पे सरफेस को एंटर किया है, एक फील्ड लाइन में कितना नंबर ऑफ लाइंस बनाना है ये तो हमारे ऊपर है, इसलिए हम एक बना लिए। अब बताइए कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस में एंटर कर रहा है? 1 2 3 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, और कितना एग्जिट कर रहा है? 4। तो इस तरह का जब फील्ड लाइंस हो कि जितना लाइंस एंटर कर रहा हो उतना ही लाइंस एग्जिट कर रहा हो, तो बताइए तो नेट फ्लक्स क्या निकल के आना चाहिए? 0। तो डेफिनेटली अगर कोई चार्ज बाहर है, किसके बाहर है? क्लोज्ड सरफेस के बाहर है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा थ्रू सरफेस, जिसको आप मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, इस केस में क्या निकल के आएगा? 0। अच्छा, अंदर में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? 0। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, 0/ε0, चार्ज एनक्लोज्ड बाय ε0। देखिए यहां पे कोई हम मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली हम ये दिखा रहे हैं। सिमिलरली अगर ये चार्ज नेगेटिव रहेगा, ये चार्ज अगर नेगेटिव रहता तो बस डायरेक्शन ही तो चेंज होता, ये हो जाता ना, होता कि नहीं? तो तब भी तो जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस यहां से एग्जिट कर रहा है। तो इस केस में भी इवन फॉर नेगेटिव चार्ज भी अभी भी तो रिजल्ट वही है कि नेट फ्लक्स क्या निकल के आया है। तो शॉर्ट में कहा जाए कि जब तक चार्ज बाहर है सरफेस के, फ्लक्स वास्तव में 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा केस लेते हैं, इसको मिटा के जाते जाते एक और चीज हम आपके ध्यान में डालें, एक और चीज आपके दिमाग में डाल दें कि इस तरह का जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते समय इस तरह का जो क्लोज्ड सरफेस एस होता है, द क्लोज्ड सरफेस एस, व्हाइल डिस्कसिंग गॉस लॉ को क्या कहते हैं? इज नोन एज गॉसियन सरफेस। इस तरह का जो क्लोज्ड सरफेस जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं गॉस लॉ के एप्लीकेबिलिटी के लिए, इस तरह के क्लोज्ड सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस, GS। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, नॉमेनक्लेचर हुआ। ये तो एक पार्ट हुआ। अब हम चार्ज को अंदर डालते हैं, सरफेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं इस चार्ज को, तब देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। अब एक और पॉइंट को देखिए। अब क्या करते हैं कि वही क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस एस। अब मान लीजिए कि हम चार्ज को अंदर रखते हैं, प्लस चार्ज क्यू को अंदर रखते हैं, तो अब बताइए कि अब फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा? ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से बहुत सारा फील्ड लाइंस निकलेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो तो मैंने दिखाया है। अब बताइए कि अगर फ्लक्स के बारे में चर्चा करें, फ्लक्स फाई दैट इज E.ds और टोटल सरफेस पे, तब साफ साफ दिख रहा है कि हर जगह फील्ड लाइंस
एग्जिट ही कर रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कितने नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, कोई भी फील्ड लाइन अंदर नहीं आ रहा है। तो क्लियरली ये जो फ्लक्स होगा, जो इंडिकेटर है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर जाने का, उसके प्रोपोर्शनल ही ना आएगा ये। तो मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, डेफिनेटली ये फ्लक्स डेफिनेटली विल बी नॉन जीरो, जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि सारा फील्ड लाइंस बाहर ही निकल रहा है। ठीक है, दूसरा बात, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा ना। प्रोपोर्शनलिटी बता रहे हैं, इक्वल टू नहीं बोलना चाहिए, प्रोपोर्शनल बोलना चाहिए। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस खुद ही प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑब्लिक स्ट्रेंथ ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज Q। ये क्लियर है कि अंदर में जितना हेवी मैग्नीट्यूड वाला, हेवी स्ट्रेंथ का चार्ज होगा, उतना ज्यादा हमको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दिखाना होगा उस चार्ज के आसपास। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब यहां से इस लॉजिकल डिस्कशन से ये क्लियर है कि जो भी फ्लक्स निकल के आएगा इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, जो भी वो फ्लक्स डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, Q एनक्लोज्ड। देख रहे हैं, ये सारी बातें आप बिना मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट के कर रहे हैं, एकदम लॉजिकली, कि सच में अगर अंदर कोई चार्ज होगा तो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस उस चार्ज के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, बाहर रहेगा तो टोटल फ्लक्स जीरो आएगा, ये सब दिख रहा है। ये एक दूसरा पॉइंट हुआ। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करें। अच्छा, अगर ये चार्ज नेगेटिव रहता तो बस एरो बदल जाता और फ्लक्स का वैल्यू क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, तब फ्लक्स का वैल्यू जो होगा, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बाहर जा रहा होगा या अंदर। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एरो अंदर की ओर आ जाएगा, तो तब फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव माना जाएगा। और भी एक दो डेमोन्स्ट्रेशंस लेते हैं अभी। अभी जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें एक सिंगल चार्ज लिए। अब मान लीजिए कि फिर वही एक सरफेस है और मल्टीपल चार्ज लेते हैं। मान लीजिए एक प्लस Q है, यहां माइनस Q है, इस तरह का है चार्ज, लेकिन वो सरफेस के बाहर है। तब भी जो फील्ड लाइंस बनेगा, देखिए इसी तरह से बनेगा ना, ठीक है, इस तरह से। याद कीजिए फील्ड लाइंस बनाना सिखाए थे, तो यहां से भी तो साफ साफ दिख रहा है कि जितना फील्ड लाइन यहां सरफेस को एंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन तो यहां पे एग्जिट कर रहा है। देखिए तो यानी जब तक डिफरेंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन सरफेस के बाहर रहेगा तब तक नेट फील्ड लाइंस जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। शॉर्ट में नेट फ्लक्स जीरो ही रहेगा। कब तक? जब तक कि चार्जेस बाहर रहेंगे। आप जो भी सेटअप ले लीजिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका है, देखिए कैसे। लेटर से एक सरफेस है S, एक Qith चार्ज है, Qjth चार्ज है, इस तरह से बहुत सारा चार्ज है। तो आपने अभी थोड़ा देर पहले याद कीजिए, प्रूफ किया था ना कि एक सिंगल चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो पूरे सरफेस पे। याद कीजिए, डायग्रामेटिकली आपने प्रूफ किया था कि एक सिंगल चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स जो होगा इस सरफेस के थ्रू जीरो होगा। अभी हम बोल रहे हैं कि दो दो चार्ज है। लेटर से कि एक सरफेस ले लेते हैं ये ds, इसका नॉर्मल ये है, और इस प्लस qi की वजह से यहां पे फील्ड ऐसा है, मान लेते हैं ei, और इस qj की वजह से यहां पे फील्ड है लेटर से ऐसे
ई जे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि डीएस सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डीएस क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 वेक्टर, वेक्टर समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ऐसे बोले EI प्लस EJ बोलिए। अच्छा, गॉस क्या कहता है? E नेट डॉट ds, लेकिन E नेट क्या है? EI प्लस EJ। कहां कहां? जगह जगह अलग अलग सरफेस पे, यहां पे मान लीजिए EI ये है और EJ ये है, तो इस तरह से जगह जगह सरफेस पे ये हरकत करना होगा। डॉट ds इसका सम, गॉस लॉ तो यही कह रहा है ना कि इस फ्लक्स पे ध्यान देना है मुझे, इस फ्लक्स पे। तो ये क्या निकल के आएगा? EI डॉट ds प्लस EJ डॉट ds। लेकिन ये पहला चीज क्या है बताइए? तो इस पूरे सरफेस पे हमको EI डॉट ds करना है, लेकिन EI डॉट ds तो चार्ज QI की वजह से फ्लक्स है पूरे सरफेस के थ्रू, और जो कि हम बता चुके थे कि जीरो था। ये टर्म तो हम प्रूफ कर लिए थे ना जब हम इंडिविजुअल चार्ज लिए थे, याद कीजिए। ऐसा चार्ज यहां लिए थे ना और ऐसे दिखाए थे, ऐसे ऐसे, और प्रूफ किए थे ना कि इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स कितना आया था? जीरो। तो तब तो ये क्या बता रहा है? EI डॉट ds पूरे सरफेस पे चार्ज Q की वजह से नेट फ्लक्स ओवर द सरफेस जो कि जीरो आएगा। सिमिलरली EJ डॉट ds क्या बता रहा है? चार्ज QJ की वजह से पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, जो कि डेफिनेटली इसकी तरह इसका भी क्या आने वाला है? जीरो। तो शॉर्ट में क्या कहें? एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, 10 चार्ज हो, जब तक वो चार्ज का कॉम्बिनेशन सरफेस के बाहर रहेगा, आउटसाइड रहेगा, तब तक नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो ही आएगा। ये सारी चीजें आप बिना मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट के आप लॉजिकली डिड्यूस कर रहे हैं। इतनी बात कहने के बाद अब हम बढ़ेंगे एग्जैक्ट एक्यूरेट डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ।